मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये जड़ें दशकों के इतिहास, वहाँ के भूगोल और पहचान की राजनीति में उलझी हुई हैं। तो चलिए आज इन परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये टकराव शुरू कहाँ से हुआ। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, 90%। जी हाँ, 90%। ये वो आंकड़ा है जो मणिपुर की पूरी कहानी बयां करता है, क्योंकि ये वहाँ के भूगोल को दिखाता है। और यही भूगोल है जो वहाँ की राजनीति, पहचान और आज के संघर्ष हर चीज को तय करता है। बस यहीं से सारी कहानी की नींव पड़ती है। जरा सोचिए, मणिपुर का 90% इलाका पूरा का पूरा पहाड़ी है और इन पहाड़ों में रहते हैं नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय। और बाकी का जो सिर्फ 10% हिस्सा बचा वो है घाटी का इलाका, और यहीं पर मेतेई समुदाय की घनी आबादी रहती है। मतलब ये जो जमीन का बंटवारा है ना, यही इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो सवाल ये उठता है कि ये बंटवारा आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, इसकी जड़ें हमें मिलती हैं ब्रिटिश राज में। अंग्रेजों ने कुछ ऐसा किया जिसने इन समुदायों के बीच के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये अंग्रेजों की वही जानी पहचानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक क्लासिक केस था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने घाटी यानी वैली के एडमिनिस्ट्रेशन को हिल्स यानी पहाड़ी इलाकों से पूरी तरह अलग कर दिया। इससे एक ऐसा ऑफिशियल बंटवारा हो गया जो इससे पहले कभी था ही नहीं। और एक और दिलचस्प बात, ये जो नाम हम सुनते हैं कुकी और नागा, ये भी अंग्रेजों की ही देन है। उन्होंने ही पहली बार इन अलग अलग पहाड़ी ट्राइब्स को इन दो बड़े ग्रुप्स में बांटा था। और सोचिए, ये लेबल जो अंग्रेजों ने लगाए थे वो आज भी कायम हैं और इस पूरे संघर्ष का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। अब कहानी में एक और लेयर जुड़ती है, और ये लेयर है आज़ादी के बाद मणिपुर का भारत में विलय, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज तक मैतेई समुदाय के लिए एक बड़ी शिकायत बना हुआ है। ये जो विलय हुआ, ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 1947 में मणिपुर के पास अपना खुद का संविधान था, अपनी सरकार थी, सब कुछ सेट था। लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल में सारे हालात पलट गए, और यहीं से एक ऐसी नाराजगी पैदा हुई जो आज तक खत्म नहीं हुई है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई पुरानी बीती हुई कहानी नहीं है, ये आज भी एक जिंदा मुद्दा है। ये उस गुस्से की जड़ है जिसने बाद में उग्रवाद को भी जन्म दिया। आज भी बहुत से मेतेई लोग मानते हैं कि ये विलय गैर कानूनी था, उनसे जबरदस्ती किया गया और इसने उनकी आज़ादी छीन ली। विलय के बाद क्या हुआ? भारत के कानून लागू हुए, लेकिन इन कानूनों ने अंग्रेजों के बनाए बंटवारे को कम करने के बजाय और भी पक्का कर दिया। और ये कानून सीधे सीधे जमीन और पहचान के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। और ये कानून एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। सोचिए, एक ऐसा कानून है जो मतई समुदाय को, जो आबादी में ज्यादा हैं, राज्य के 90% पहाड़ी इलाके में जमीन खरीदने से रोकता है। लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ी जनजातियों को घाटी में यानी उस 10% इलाके में जमीन खरीदने की इजाजत है। मतलब एक तरफा पाबंदी है। तो अब सवाल आता है, ये एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये हमारे संविधान के तहत मिलने वाले कुछ खास अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी है। और यही एसटी स्टेटस इस पूरे संघर्ष के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। तो हुआ ये कि इस क्लासिफिकेशन के तहत पहाड़ी जनजातियों मतलब कुकी और नागा को तो एसटी का दर्जा मिल गया, लेकिन मैतेई समुदाय को नहीं मिला। और मैतेई लोगों का यही कहना है कि विलय से पहले तो उन्हें भी जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था, लेकिन बाद में उनसे ये दर्जा एक तरह से अन्याय करके छीन लिया गया। अब जब इतनी सारी ऐतिहासिक और कानूनी शिकायतें इकट्ठा हो गईं, तो आखिर में इन्होंने हथियारबंद संघर्ष का रूप ले लिया। और यहां से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब एक 3 वे स्ट्रगल शुरू हुआ, जमीन और अपनी पहचान को लेकर। यह सिर्फ एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से लड़ाई नहीं थी। इससे पता चलता है कि कैसे हर समुदाय की अपनी अपनी शिकायतों ने अपने अपने हथियारबंद ग्रुप्स को जन्म दिया, और इन सब के मकसद भी अलग अलग थे, जो अक्सर एक दूसरे से टकराते थे। जैसे मेती ग्रुप्स भारत से ही अलग होना चाहते थे, तो वहीं नागा ग्रुप्स एक अलग ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे थे, और कुकी ग्रुप्स भारत के अंदर ही एक अलग कुकीलैंड राज्य चाहते थे। और इसने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। अब लड़ाई सिर्फ पहाड़ी बनाम घाटी की नहीं रह गई थी, अब ये जनजाति बनाम जनजाति की भी हो गई थी। क्यों?
क्योंकि नागा और कुकी दोनों ही समुदाय पहाड़ों के कई एक जैसे इलाकों पर अपना अपना हक जताते हैं। इस लड़ाई का एक बहुत ही भयानक दौर 13 सितंबर 1993 को आया। इस दिन को कुकी समुदाय आज भी ब्लैक डे के तौर पर याद करता है, जब 100 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए थे। ये घटना दिखाती है कि जमीन को लेकर ये आपसी झगड़े कितने खूनी और क्रूर हो सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर पर, देखते हैं कि ये सारा इतिहास आज के हालात से कैसे जुड़ता है। आज वहां एक बहुत नाजुक सी शांति है जो नई राजनीतिक चिंगारियों की वजह से बार बार खतरे में पड़ जाती है। मतलब इतिहास आज भी मणिपुर की सच्चाई को बना रहा है। पिछले कुछ सालों में शांति की कोशिशें जरूर हुई हैं, लेकिन वो भी बस आधी अधूरी हैं। जैसे 2008 में सरकार और कुकी ग्रुप्स के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या SOO कहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका कोई पक्का पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकला नहीं। ये समझौता बस हर साल आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये एक तरह की टेम्पररी शांति है, परमानेंट नहीं। अब मैतेई समुदाय की तरफ से ST दर्जे की मांग इतनी जोर शोर से क्यों उठ रही है? इसके पीछे एक बड़ा डर है, और वो डर है डेमोग्राफी बदलने का। देखिए, 1901 में मणिपुर की आबादी में मैतेई लोग 60% थे। आज ये आंकड़ा 49% पर आ गया है। तो उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं वो अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटी न बन जाए। तो हाल में जो हिंसा भड़की, उसके पीछे यही सब वजह है। मैतेई समुदाय अपनी पहचान बचाने और पहाड़ों में जमीन खरीदने के हक के लिए ST दर्जे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ पहाड़ी जनजातियों को डर है कि इससे उनकी जमीन और उनके अधिकार छिन जाएंगे, और ऊपर से म्यांमार से हो रहे अवैध इमिग्रेशन के आरोपों ने इस डर को और हवा दे दी है। तो कह सकते हैं कि ST दर्जे की मांग ने दशकों से सुलग रही इस आग में घी डालने का काम किया है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि जब जमीन, कानून और पहचान तीनों आपस में टकरा रहे हों, तो शांति कैसे आएगी? शांति के लिए आखिर चाहिए क्या? इसका जवाब ढूंढना ही आगे का रास्ता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं, क्योंकि इस पर दशकों के अविश्वास और शिकायतों के कांटे बिछे हुए हैं।